मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। और मेरे ख्याल में आपने सोशल मीडिया में भी देख लिया होगा कि आज के प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं मेरे साथ। इसीलिए मैं कोई इतनी लंबी तमहीद यहाँ पे नहीं बांध रहा, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, इनके हलके का जो सर्वे हुआ है, क्योंकि दो जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पे जो ऑप्शन है जो लोगों की नज़रों में है, और स्पेशली जो ख़वातीन के वोट्स हैं, वो ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो यही कह रही हैं कि जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इज़ द ऑप्शन जी, और उन्हीं को वोट हम डालेंगे। ये हमारा सर्वे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे डिजिटल मीडिया का सर्वे है और उसमें ये चीज़ सामने आई है। अब उसमें कई इसकी वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि जनाब पीपल फ्रॉम हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, जिन दो जगहों से जो इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, वहाँ पे लोग ये समझते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इज़ अ अपराइट पर्सन, और ये बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ ये मैदान में उतर रहे हैं और इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब वो क्लैरिटी ये है कि ही वांट्स टू ब्रिंग इन अ चेंज, और वो चेंज जो है वो ज़ुबानी कलामी नहीं है, कोई मियर स्टेटमेंट्स नहीं है, और ही रियली मीन्स इट। और किस तरह वो चेंजेस लाना चाहते हैं, उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, उसमें जनाब पुलिस रिफॉर्म्स हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच ही वांट्स टू डू। और ये कोई ये नहीं चाहते कि जनाब मैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आ जाऊं, क्योंकि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में आने का अगर कोई रीज़न होता है या इनकी ख्वाहिश होती तो वो ये पूरी कर चुके हैं, सेनेट की सीट से ये इस्तीफ़ा ना देते। सो ये अपने कॉरिडोर्स ऑफ पावर को छोड़ के यहाँ पे आए हैं, और इसलिए आए हैं कि जनाब यहाँ पे कोई चेंज आ सके। और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो हम बात करते हैं हमेशा कि पॉलिटिशियंस के पास, बड़े लिमिटेड पॉलिटिशियंस हैं जिनके पास आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, एंड ही रियली वांट्स टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। सो मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। शुक्रिया जी, आपकी ज़रा नवाजी का शुक्रिया जी। नहीं, यू रियली डिज़र्व इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यू हैव डन अ लॉट। और जो होता है कि जनाब इलेक्शन लड़ने ने तो इलेक्शन लड़ के जनाब कॉरिडोर्स ऑफ पावर ही चाहना है, वो आप देख चुके हैं, कॉरिडोर्स ऑफ पावर भी देख चुके हैं, और उसके अलावा आपने सेनेट की सीट से भी इस्तीफ़ा दे दिया। जो बातें आपकी और मेरी पिछले प्रोग्राम्स में होती रहीं वो यही थी कि आई यू वांट टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स हो। इट्स ए टीडियस जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट, और टीडियस जॉब इसलिए है कि थाने कचहरी की सियासत है सारी, और सियासतदान यही काम करते हैं। आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, सो वो आपको सूट करेगा? मतलब किसी पॉलिटिशियन को तो नहीं सूट करेगा, आपको क्यों सूट करेगा? शुक्रिया राना भाई। एक तो मेरे ख्याल से आज के माहौल में और पुराने माहौल में बड़ा फ़र्क है। जो शऊर का लेवल है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। अच्छा। और ये जो पुरानी सियासत है, पैट्रनेज सिस्टम वाली सियासत है, थाना कचहरी वाली सियासत है, ये आज भी मौजूद ज़रूर है, लेकिन इसका वो इम्पैक्ट नहीं है, लोगों की तरजीहात में ये शामिल नहीं है। लोग इस वक्त, एक साहब ने बड़ा अच्छा तबसरा किया, उन्होंने कहा जी जमातें गैर नज़रियाती हो चुकी हैं और लोग नज़रियाती हो चुके हैं। अच्छा। तो ये मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। एक साहब थे, उन्होंने ये बात की। और अभी अगर आप अपना डेमोग्राफिक चेंज के उसको भी मद्देनज़र रखें तो 65% पाकिस्तान जो है वो 35 साल से कम उम्र लोगों का है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पाकिस्तान में 12 करोड़ 70 लाख के करीब है लगभग, और उनमें से 5 करोड़ 70 लाख 35 साल से कम उम्र का वोटर है। ठीक। उनके लिए ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती। लोग अब ये चाहते हैं, इस मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो ये चाहता है कि उनकी ज़िंदगियाँ आसान हो, इस मुल्क के अंदर उन्हें इंसाफ मिले, सेहत, तालीम, ये उसकी सहूलियात उन्हें मुयस्सर हों, और उन्हें ये मुल्क छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। आज आप देखें राना भाई कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो ऑन एवरेज तकरीबन 15 से 20 हज़ार पासपोर्ट की एप्लीकेशन जो थी वो रोज़ रिसीव होती थी। ठीक। पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बढ़ने बंद हो गए सर, ये 35 से 40 हज़ार पे चला गया, पूरा सिस्टम क्लॉग हो गया। उनके पास आगे कागज खत्म हो गया, इसलिए खत्म हो गया कि इतना एक बड़ा इन्फ्लक्स आया है लोगों का, लोगों को वो 2-2, 3-3 महीने की तारीखें दे रहे हैं कि लोगों के अंदर एक तो उम्मीद खत्म होती जा रही है, और दूसरा एक रियासत का जो वादा होता है अपने शहरियों से, वो हमारी रियासत पूरा नहीं कर पा रही, और लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं। आपका टैलेंट बाहर जा रहा है, नौजवान बाहर जा रहा है। तो ये सूरत हाल काफ़ी अलार्मिंग है, और इसमें लोग चाहते हैं कि कम अज़ कम उनकी
एहसासात की तर्जुमानी तो हो, उनके बारे में गुफ्तगू तो हो। इस वक्त जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं वो सब कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई। अब बयानिया है क्या जमातों का राना भाई? मियां नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून ये बयानिया लेके उतरेगी जी कि 2017 में मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई। तहरीक इंसाफ ये कहेगी जी कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। लोगों के इश्यूज कहाँ गए? लोगों की जिंदगियां, 25 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में, उनके इश्यूज के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं है। महंगाई ने लोगों का जीना महाल कर रखा है। लोगों को नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना कैसे गुजारना है, अपना हफ्ता कैसे गुजारना है। जो दिहाड़ीदार तबका है उसको नहीं पता कि उसने अपना दिन कैसे गुजारना है। तो ये इन हालात में हम फंसे पड़े हैं। 3 बड़े क्राइसिस हैं पाकिस्तान के, जिनको पाकिस्तान को फिल फॉर एड्रेस करने की जरूरत है। पहला पॉलिटिकल सियासी बहरान, दूसरा आपका माशी बहरान, और तीसरा आपका सिक्योरिटी बहरान। अभी चंद रोज पहले जो ये वाकया हुआ कि हमारे तकरीबन 25 जवान शहीद हुए, सिक्योरिटी की सूरत हाल भी खराब होती जा रही है। मईशत आपकी एट ब्रिंक खड़ी है पाकिस्तान की। अगर IMF से किस्त ना मिले तो आप डिफॉल्ट है। पॉलिटिकल क्राइसिस, सियासी मुखालफतें सियासी दुश्मनी में बदल चुकी हैं। कोई रास्ता हम नहीं निकाल पा रहे, एक दूसरे से दस्तों गिरबां हैं। तो ये क्राइसिस जब तक दूर नहीं होंगे, लोगों को इस मुल्क के अंदर उनका वो फेथ उस तरह का नहीं रहेगा। और लोग चाहते हैं कि ये गुफ्तगू हो, लेकिन सियासी जमातों के नज़दीक अब ये गुफ्तगू की भी अहमियत नहीं है। ये वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वेस्टर्न बॉर्डर हो, और फिर एक और भी हिस्ट्री है कि इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले इंडिया जो है पाकिस्तान में कोई ना कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश करता है। अब इंडिया के इलेक्शन दे आर ऑल्सो राउंड द कॉर्नर। वहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कोई ना कोई एडवेंचरिज्म, क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर से तो जो कुछ हो रहा है वो तो सबके सामने है। हमारे जवान जो हैं सीने पे गोलियां खा रहे हैं, हमारे लिए खा रहे हैं, और ताकि हम आराम से रह सकें। बट वेस्टर्न बॉर्डर में भी यही इशू क्रिएट हो सकता है, इंडिया कर सकता है बिफोर इंडियन इलेक्शंस। नाउ माय पॉइंट इज़ कि इन सारी चीज़ों को अगर सामने रखें, और जो पॉलिटिशियंस है इस वक्त जो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज है, पीपल्स पार्टी है, टू सम एक्सटेंट नून लीग भी है, ये अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। PTI ऑल्सो ये भी कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शंस जो हैं उसमें ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं, फलां इश्यूज़ हैं, सो दे आर कमिंग अप विद इश्यूज़। कल को इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो सिचुएशन बनेगी वो मुझे एज अ ऑब्जर्वर, एज एनालिस्ट आई वुड से कि मुझे कोई इतनी कोई स्मूथ सेलिंग नज़र नहीं आती पॉलिटिकल सिचुएशन की। अगर मैं बात करूं तो फिर इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं? राना भाई, एक तो बात बिल्कुल सही है आपकी कि इस वक्त मैं जो समझाऊं कि सियासी जमातों के अंदर वो तड़प नहीं नजर आ रही है इलेक्शंस की। हाँ, वो कितने गई? सियासी जमातें इलेक्शन से घबराई हुई हैं। हाँ, सारी की सारी घबराई हुई हैं। अच्छा, आप देखें, इंक्लूडिंग PTI और एक्सक्लूडिंग PTI। ओके। इसलिए कि उनकी पॉपुलैरिटी बाकी जमातों की निस्बत ज़्यादा है, और जो 16 महीने की हुकूमत रही है उसने उस हुकूमत के अंदर शामिल जमातों का तो भुरकस निकाल के रख दिया। ठीक। वो तड़प इसलिए नज़र नहीं आ रही कि देखें, पंजाब में इलेक्शन होना था, वहाँ से भाग गए। खैबर पख्तूनख्वा में होना था, वहाँ से भाग गए। और फिर उस वक्त ये नुक्ता रखा गया PDM की जमातों की जानिब से कि जी इलेक्शन मुल्क में एक दिन होना चाहिए। और जब एक दिन इलेक्शन का मौका आया, कौमी असम्बली की जब मुद्दत ख़त्म हुई, तो इन्होंने जानते बूझते हुए मरदमशुमारी को उससे पहले नोटिफाई कर दिया ताकि कौमी इलेक्शन जो है वो भी डिले हो जाए। ठीक। आज जो इलेक्शंस डिले हुए वो इसी वजह से हुए। सही। तो अब सूरत हाल यहाँ पर है कि आज भी ये जमातें समझती हैं कि अवाम के अंदर इनकी पजीराई नहीं है। 16 महीने की जो हुकूमत है उसका बोझ उसके नीचे ये दबे हुए हैं, और अब भी वो तड़प इसलिए हमें नज़र नहीं आती कि कॉन्फिडेंस और एतमाद नहीं है लोगों में जाने का। जहां तक इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है, उसमें मेरा नुक्ता नज़र तो ये है कि ये हम अरबों रुपए खर्च करेंगे टैक्स पेयर का इलेक्शन की एक्सरसाइज पे। होना भी चाहिए। ये टैक्स पेयर वो है कि जो लोग अपनी गाड़ी के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं उनसे लिया जाता है। बिल्कुल सही है। बिजली गैस का बिल देते हैं उसमें से लिया जाता है। ठीक है। कुकिंग ऑयल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, माचिस की डब्बी, वहां से उनसे टैक्स लिया जाता है। ये पैसा अवाम का है। बिल्कुल। उसूल तो ये था कि ये फैसला अवाम ही करे, और आइन भी ये कहता है, और रवाज भी ये है कि आप अवाम की मंशा को उसको प्रिवेल करने दें। लेकिन यहां पर तो बंद कमरों में बैठकर फैसले हो चुके हैं। बंद कमरों में बैठकर फैसला कर लिया गया है कि एक शख्स, मियां नवाज शरीफ साहब,
वो इस निज़ाम के आज लाडले हैं। उनको उनके लिए रास्ता आसान करना है, उनको हुकूमत में लेके आना है। तो फिर ये अरबों रुपए ज़ाया करने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर बंद कमरे के फैसले आपने लोगों पर इस तरह थोपने, इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये जो तरीका है कि निज़ाम का एक शख्स कोई लाडला बन जाए। देखिए 2018 में जो मंजूर नज़र थे आज वो ज़ेरे एताब है, जो उस वक्त ज़ेरे एताब थे वो आज मंजूर नज़र है। तो ये कब तक हम पाकिस्तान को इस तरह चलाते रहेंगे? ये दायरों का जो सफर है, अच्छा फिर इलेक्शन साल हो से कि ना हो, अभी इलेक्शन जरूर होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए और हमें अवाम की राय का एहतराम करना तो चाहिए। ये कंसर्न्स जो रेज हो रहे हैं इसका क्या बनेगा? देखिए ना, कंसर्न्स तो आपके सामने हैं, ये तो खत्म नहीं हुए। ठीक है, कोई इलेक्शन कमीशन पे कंसर्न्स रेज कर रहा है, कुछ कंसर्न्स आपने अभी उनको डिटेल में बताने की कोशिश की, कुछ और कंसर्न्स हैं जो हर पार्टी रेज कर रही है। कोई कहता है जी सर्दी होएगी, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जी उसे सर्दी होएगी। कुछ लोग कहते हैं जनाब कि इस वक्त फ़लाँ काम गलत कर, पीपल्स पार्टी कहती है जी इलेक्शन कमीशन ने फ़लाँ काम गलत कर दिया, वो एक तरफ झुकाव कर रहे हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ झुकाव हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का, ये नून लीग का मौक़िफ़ तो ये है कि हमारे खिलाफ जो केसेस बने थे एट द वेरी फर्स्ट प्लेस वो बने ही गलत थे, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई थी। खैर एनीवेज, सो एक तो ये स्टोरी चलती रहेगी। तो उसके बाद इलेक्शन के बाद जो हार गया उसने तो मानना ही नहीं है रिजल्ट, तो फिर की करोगे? राना भाई, यही तो प्रॉब्लम है कि हम यही चाहते हैं कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, किसी को एतराज़ का मौका ना मिले, लेकिन पूरा का पूरा निज़ाम इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलत पैदा करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो फिर अब उसके अंदर मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि 2018 में इमरान खान साहब को फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंचाने के लिए दूध में पानी मिलाना पड़ा। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब खत्म हो गया, आगे चलो। इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को फिनिशिंग लाइन तक पहुंचाने के लिए पानी में दूध मिलाना पड़ेगा। अवाम के अंदर कतन कोई पजीराई नहीं है। और मैं ये समझता हूं, मेरे ख्याल में, कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि इनके लिए हम और क्या क्या करें। एक ब्रेक ले लो। जी जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम है। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, एक बात आप हमेशा कहते रहे और मेरे शोज़ में ही कहते रहे आप कि जनाब मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं अपोजिशन में बैठ के तो लोगों के कंसर्न्स जो वो रेज़ करूँगा, उनको एड्रेस करूँगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपोजिशन में बैठ के लोगों के कंसर्न्स रेज़ करेंगे और उनको एड्रेस करने की कोशिश करें? रेज़ तो हो सकते हैं, एड्रेस नहीं हो सकते इश्यूज़। राना भाई बिल्कुल हो सकते हैं। देखें, एक सबसे पहली तो पावर ही कोई नहीं, तो किस तरह सबसे करोगे? पहली चीज़ ये है कि वो बदबूदार हुकूमत जो बैसाखियाँ लेकर तश्कील दी जाएगी, 2/3 तो लबड़ी नहीं किसी उसके अंदर शामिल होने से तो बेहतर है कि इंसान ऑपोजिशन के बेंचेस पे बैठे। मेरी जो सारी गुफ्तगू है, मेरा जो सारा महदूद सी अपनी लाइल्मी में एक सोच है कि यार कि सियासत भी इस मुल्क में आज़ाद होनी चाहिए। आई गॉट योर पॉइंट, मैं समझ गया उसको। मैं थोड़ा सा आगे चलने वेरी क्विकली आई वांट टू पुट इन सम क्वेश्चन। एक चीज़ मुझे समझाएं, बार बार यहाँ पे एक पार्टी उठती है, वो कहती है जनाब कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, ठीक है, या बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। उधर से मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब के वज़ीर आज़म मैं बनूंगा। ये कोई इस तरह तो नहीं होगा एट द 11th आवर पता चले जनाब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए? कोई ऐसा हो सकता है ना? राना भाई, यही तो अलमिया है ना कि देखें, मतलब इधर तो सारी इलेक्शंस के नतीजे मौलाना साहब कहते हैं इलेक्शन से पहले मौलाना साहब को कहा जाता है जी आप हमारे कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट। ये इस तरह एक पार्टी होने जा रहा है, कहती है ये इलेक्शन तो नहीं नजर आ रहा, ये तो सिलेक्शन नजर आ रही है। अच्छा, और इस सिलेक्शन में एक केक का पीस सामने पड़ा हुआ है, एक केक पड़ा हुआ है और हर कोई उसके अंदर अपना हिस्सा जो है वो निकालने की कोशिश में। इलेक्शन अभी हुए नहीं है, ओहदे आपस में बांट रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करे, इतना ब्लेटेंटली इस निज़ाम को सैबोटाज ना करें और लोगों की राय को अहमियत दें, लोगों के इश्यूज़ के बारे में बात करें। मुझे अभी बताएं, चंद दिन रह गए शेड्यूल आने में, ईसीपी ने चंद दिनों में शेड्यूल जारी करना है। किसी जमात का मंशूर तैयार है? आपने किसी जमात की मंशूर की गुफ्तगू सुनी? मंशूर तो मतलब होता है ना, वो तो एक एसओपी है वो जो पूरा करना देखिए ना, होता है। अब ये एसओपी पाकिस्तान एसओपीज के जरिए नहीं चल सकता। पाकिस्तान को रेडिकल सर्जरी की जरूरत है, रेडिकल रिफॉर्म्स की यहाँ पर जरूरत है। आपको अपने सारे के सारा जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है, अभी चंद दिन पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो सर्वे आया, उस सर्वे के अंदर क्या चीजें सामने आई?
आज पाकिस्तान 140वें नंबर पे दुनिया में करप्शन के हवाले से। सबसे जो आपके करप्ट इदारे हैं उनके बारे में पुलिस सर फहरिस्त आई, अदलिया दूसरे नंबर पर आई। क्या कोई आम आदमी को जिससे वास्ता पड़ता है, थाना कचहरी अदालतें, क्या वो निज़ाम को ठीक करने की कोई जमात बात कर रही है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर आप देखें तो अंदर झगड़ा पड़ा हुआ है, ग्रुप्स में सुप्रीम कोर्ट बटी हुई है, हर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को फरे लिख रहा है, खतूत लिखे जा रहे हैं, आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते। टैक्स पेयर के पैसे से जनाब इन सारे माई लॉर्ड्स को पर्क्स मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, इंसाफ कर नहीं पा रहे, आपस में लड़ रहे हैं। तो ये क्या हमने इस मुल्क को बना दिया? किसी इदारे की कुछ सैंक्टिटी नहीं रह गई, पार्लियामान की कुछ सैंक्टिटी रह गई है, पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ सैंक्टिटी रह गई है। यहां पर तो सिर्फ रेस लगी हुई है कि किसी तरीके से हम गेट नंबर 4 से अंदर चले जाए। गेट नंबर 4 का नंबर चेंज हो गया है। अच्छा, अब ये मैं तो शेख साहब के जरिए हमें पता चलता रहता है। अब सवाल ये है कि ये जो रेस है, जो गेट नंबर 4 के अंदर हो गया वो भंगड़े डालेगा और जो बाहर रह गए वो मातम करेंगे। ये हमारी सियासत है, ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। तो आई मीन वी गॉट टू चेंज ऑल ऑफ दिस फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान एक इतनी कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस हो चुकी है, इतने कॉम्प्लेक्स आपके इश्यूज हैं कि आप किसी इशू को इस तरह नहीं हैंडल कर सकते आप। अच्छा, एक चीज वन थिंग इज फॉर श्योर कि जो परसेप्शन बनानी थी वो साढ़े मुल्क के चलते हैं ना, वेव चल दी है कि जनाब फलानी पार्टी जीत जाएगी, फलाना वजीर आजम बन जाएगा। वो अगर परसेप्शन देखी जाए तो उसमें तो नून लीग कामयाब हो गई, क्योंकि उनकी लेकिन वो परसेप्शन अवाम में तो ट्रांसलेट नहीं हो रही ना। अवाम ने तो टेढ़ी आंख की हुई है कि अच्छा तो तुम उनकी हिमायत लेके आ रहे हो, चलो आओ सही, हम तुम्हें देखते हैं। तुमने 16 महीने की जो हुकूमत की, उस हुकूमत के अंदर जो हम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े, अवाम तो टेढ़ी नजरों से देख रही है और कह रही है कि आए तो सही। पर्ची यहां पर लगा के रखी हुई है लोगों ने दिल के पास, और जिस दिन एक्सरसाइज करनी है लोगों ने, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ नास्टी सरप्राइज। दिस इज माय रीडिंग। व्हाट कुड बी द नास्टी सरप्राइज? द नास्टी सरप्राइज इज कि लोग इन जमातों को वोट नहीं देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि जनाब इनके लिए हम और मजीद क्या करें आपके लिए। आपके रास्ते से सारे हमने कांटे साफ कर दिए, आपको फिर भी पजीराई नहीं मिल रही, आप अवाम में निकल नहीं पा रहे, अवाम आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो और करिए की तुहाडे वास्ते। अभी ये चंद दिनों पहले सोहेल वड़ैच साहब ने कॉलम लिखा जंग अखबार में, उन्होंने यही लिखा ना। तो राना भाई यहां पर अब देखें, आप हर चीज मैनेज कर सकते हैं, इलेक्टेबल्स को मैनेज कर सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी जिस तरह सरकारी मुलाजमों की होती है, आप उनको एक जमात से निकाल के दूसरी जमात में भेज दें, दूसरी से तीसरी में भेज दें, ये आप सब कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं मैनेज कर सकते वो पब्लिक का ओपिनियन है। 2002 में परवेज मुशर्रफ साहब पूरी माइट के साथ मौजूद थे, क्या काफ लीग को मेजॉरिटी दिला सके? नहीं दिला सके ना। पीपल्स पार्टी के अंदर पैट्रियट बनाना पड़ा, और फिर भी एक वोट की बर्तरी से जफरुल्लाह जमाली साहब उस वक्त वजीर आजम बने। ऐसा ही हुआ ना। 2018 में पूरा जोर लगाया, इमरान खान साहब को हुकूमत दिला सके, आरटीएस फेल करना पड़ा ना। आरटीएस के बारे में तो ये कहा जाता है कि जनाब वो आरटीएस इसलिए फेल करना पड़ गया, बकौल आपके, वो इसलिए फेल करना पड़ गया कि उसके रीजन थे कि वो तो पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी मिल रही थी। नहीं राना भाई, वो आरटीएस मेरे ख्याल में इसलिए फेल करना पड़ गया कि उस सारी सूरत हाल में एक चीज़ फिगर इन नहीं की गई थी, और वो थी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी। वो जब अपनी बेटी के साथ वापस आए, उन्हें लाहौर एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया, वो जो सारे विजुअल्स थे दौरान इलेक्शन कैंपेन, उनकी जो अरेस्ट हुई, सेंट्रल पंजाब टिल्ट मार गया। फिर इधर उधर से आरटीएस फेल करके कोई सीटें देनी पड़ी। वैसे उसका नून लीग पे बड़ा पॉजिटिव, उस वक्त पॉजिटिव असर आया, पॉजिटिव असर था। तो देखिए, ये जो पब्लिक ओपिनियन है ना, ये बड़ा सेंसिटिव चीज होती है। अच्छा, मियां साहब जो है, या नून लीग जो है, वो गवर्नमेंट बना रही है ना, जो परसेप्शन बना हुआ है वो परसेप्शन ये बना हुआ है, और लेकिन ये आगे ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा पब्लिक में, और नहीं पता कि किस तरह इनको लेके आएंगे। वोटें तो लोगों ने डालनी है ना, फरिश्ते तो आके नहीं डालेंगे, वो तो निजाम फेल हो सकता है ना। एक ब्रेक ले लो। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मुझे एक बात बताएं, वो आपकी पार्टी किधर गई? आप पार्टी बना रहे थे कि आपने कहा जी इलेक्शन के बाद पार्टी बनाएंगे, शायद खकान अब्बासी उसको ऐड करेंगे, मिफ्ता इस्माइल होंगे, एंड देयर लाइक सो मेनी अदर पीपल जो आपके लाइक माइंडेड हैं। वो किधर की पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी? फिलहाल हम ये समझते थे कि टाइम बहुत कम रह गया है, इलेक्शन सर पर आ गए, और इलेक्शंस के बाद इसके ऊपर हमें मजीद आपस में सोचो विचार करनी चाहिए।
और इलेक्शंस जो हैं वो जिस तरह मैं इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहा हूँ, कुछ और दोस्त हैं वो भी इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह हाजी लश्करी रहसानी है क्वेटा से, वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे। तो शायद खाकान साहब ने फैसला किया कि वो इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट करेंगे। वो हाँ, उन्हें और काफ़ी हद तक उनके आर्गूमेंट में जान है कि यार कि ये आगे इन्हीं इलेक्शन के नतीजे में एक बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो जाना है। तो आप भी यही समझते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो वी प्लेइंग विद फायर, तो लेट्स नॉट डू दैट। हमने बहुत कुछ कर लिया है इस मुल्क में, हमें अब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, मुल्क को ट्रैक पे डालने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। आपके साथी जो हैं जी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो हैं किस तरफ? अभी भी नून लीग में हैं, आपके साथ हैं, आज़ाद हैं, कितने ने हो? वेयर डज ही स्टैंड? आई थिंक इसका बेहतर जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं। ये क्या बात है? ये आपके लेकिन साथ है, आप पार्टी बनाने जा रहे हैं, मेरी जो रीडिंग है, आपके जनाब बिल्कुल आपके साथी है, ये वो आपकी क्या रीडिंग है? चले, मेरी रीडिंग ये है कि उन्होंने खुद इसका कई दफ़ा इसका इजहार किया है कि जब जनरेशनल ट्रांजिशन हो रहा हो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो जो पुराने लोग हैं उन्हें फिर ग्रेसफुली साइड पे नहीं हो वो जाना तो चाहिए। होगी ना, वो तो पुरानी गल होगी ना। हुण किथे स्टैंड करते ने? इलेक्शन तो वो नहीं कंटेस्ट कर रहे। नहीं, नून लीग दे नाल है ने, नहीं ने, ताड़े नाल ने, आज़ाद ने, किधरे भी नहीं ने, की ने? अब ये तो वो खुद बताएंगे कि वो कहाँ पर है। यार ये तो आप गोल कर रहे हैं बात कर। आपके साथी हो, आप उनके साथ जमात बनाने जा रहे हैं और जनाब वो आपकी पार्टी को हेड करेंगे, तुसी कह रहे हो वो खुद बताएंगे। अब देखते हैं, अब इलेक्शनों के बाद नई पॉलिटिकल रियलिटीज इमर्ज करेंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ राना भाई के जो हमारे ये ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं ना, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, जो हमने पुराने सारे स्ट्रक्चर्स खड़े किए हुए, ये सारे अब क्रम्बल कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर अब ये 2024 से लेके जो 2028-29 तक का जो पीरियड है, इसमें अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टीज भी इमर्ज होनी है और लीडरशिप्स भी इमर्ज होनी है। जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड आसिफ जरदारी साहब, ये इसमें कितनी हकीकत है? मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल सियासी डिफरेंसेस हैं, differences? और सोच का आप इसको इख्तलाफ कह सकते हैं कि मेरा ये ख्याल है, मुझे कोई पता नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जरदारी साहब ज़्यादा टिल्ट रखते हैं पावर पॉलिटिक्स की जानिब, और बिलावल साहब ये समझते हैं, मुझे ऐसे दूर से नज़र आता है कि पावर पॉलिटिक्स ने डिलीवर नहीं किया। हमारी जो तवक्कुआत थी कि बाप हम में शामिल हो जाएगी, हमें जनूबी पंजाब से लोग शामिल हो जाएंगे, वो सारा कुछ नहीं हो सका। तो पावर पॉलिटिक्स से हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना। हमें जो सियासत है वो एक एग्रेसिव प्रो पीपल सियासत करनी चाहिए। उसी सूरत में हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ पब्लिक के अंदर कोई गेन कर सकेंगे। तो ये सोच का जो है ये डिफरेंट नुक्ता नज़र है। बिलावल भुट्टो जरदारी एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डू यू थिंक ही विल बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर और ही विल लाइक डिलीवर एज अ प्राइम मिनिस्टर? जरदारी साहब का ख्याल तो ये है कि वो तो उनके वालिद हुए ना जी, तुसी दसो ना। देखिए, वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस उनको ज़रूर हुआ है, और उसमें बिल्कुल उनके अंदर तमाम अहलियत भी मौजूद है, पोटेंशियल भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर उन्हें एक प्रो पीपल प्रोग्राम सामने लेकर आना पड़ेगा। और सिर्फ अब पुराने नारों के ऊपर आप इस मुल्क के नौजवानों को, पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये नारे बहुत पुराने हो चुके हैं, ऑब्सलीट हो चुके हैं। आपको नई गुफ्तगू का आगाज़ करना पड़ेगा। क्या गुफ्तगू करें? नहीं, नई गुफ्तगू के अंदर सबसे पहली चीज़ तो है क्रेडिबिलिटी। तो आप अगर पावर पॉलिटिक्स इसी चीज़ में अभी तक अगर कंफ्यूज हैं और पावर पॉलिटिक्स की जानिब अगर पार्टी का झुकाव ज़्यादा है, तो फिर कैसे आप लोगों को कन्विंस करने पाएंगे? लोग इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज नॉट इनटू पावर पॉलिटिक्स। वो कोशिश कर रहे हैं, वो लेके जाना चाह रहे हैं माहौल को, कि पार्टी को, वालिद साहब को अपने राजी करने ऐसे की तो कोशिश नहीं है कर कि रहे वो हैं। टैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वोटर जो अगर किसी भी वजह से अगर पीटीआई को वोट ना डाल सके तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो? जाहिर बात है, ये उनकी कोशिश तो है, लेकिन ये कोशिश में किस हद तक वो कामयाब होते हैं मुझे काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। पार्किंग स्पेस बनाई जा रही है आईपीपी में, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? या ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अब जिन जमातों पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे तो नहीं नज़र आता कि इनके कोई अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, और मेरा यही ख्याल है कि -15,000 से ये शुरू होंगे।
मौलाना फजलुर और रहमान। सीट एडजस्टमेंट्स की भी उनकी आईपीपी की ख्वाहिश थी, और मुझे नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून शायद इतनी सीट्स के ऊपर जितनी सीटों पे आईपीपी चाह रही है कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो, शायद ना हो पाए। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब का ख्याल सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से है, और उनके ऊपर उनके जमात के लोगों के ऊपर हमले भी हुए। वो एक उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है। एक लग रहा है, इंटीरियर मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने भी कहा है कि सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो मौलाना साहब को है। तो अल्लाह खैर व आफियत रखे। तो इन फुल स्विंग, फुल थ्रॉटल के साथ मौलाना साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? उनके लिए वो इन्वायरमेंट तो नहीं नज़र आ रहा। सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, लेकिन ऑब्वियसली ज़ाहिरी बात है वो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जहाँ पर उनकी पॉकेट्स हैं, वहाँ से कैंपेन चलाएंगे, कंटेस्ट करेंगे। अल्लाह करे खैर खैरियत से सारा प्रोसेस हो जाए। काफ लीग कहाँ स्टैंड करती है? दो तीन सीटों के ऊपर अगर एडजस्टमेंट हो गई, गुजरात में हो गई, तो बस वो उनके लिए एक गेन है। परवेज इलाही साहब स्टिक करेंगे पीटीआई के साथ आपकी नज़र में, या छोड़ फिलहाल तो देंगे? कर रहे हैं। इस उम्र में भी वो तकलीफ़ें काट रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब हों, परवेज़ इलाही साहब हों, ये सारे बड़ी एक कॉस्ट पे कर रहे हैं, और इस उम्र में ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर जिस तरीके से हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जाता है इन सारे लोगों को, गैर मुनासिब है। सो अभी तक तो वो खड़े हुए हैं। आपके ख्याल में क्या सिनेरियो होगा बैलेट पेपर का व्हेन इट कम्स टू पीटीआई? वहाँ पे निशान होगा बल्ले का? ये अब फैसला तो ईसीपी ने करना है। जो इलेक्शन हुआ है पीटीआई का, जिसके नतीजे में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने हैं पार्टी के, गो कि ये उनकी नुक्ता नज़र से एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, लेकिन उस इलेक्शन के ऊपर भी सवालात उठाए गए हैं, और ईसीपी ने अब फैसला करना है कि वो इन इलेक्शंस को कबूल करते हैं या नहीं। अगर नहीं कबूल करते तो फिर उसके नतीजे में बैलेट पेपर के ऊपर बल्ला तो नहीं होगा। तो बल्ला कैसे नहीं, रहा है? बल्ला अगर नहीं होगा तो फिर तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं उनको एज मिलेगा। उनको भी एज मिलेगा, और पीटीआई के जो अपने कैंडिडेट्स हैं, उन सारों को इलेक्शन बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही लड़ना पड़ेगा, और हर हलके में एक मुख्तलिफ निशान होगा। ये जो टेम्पलेट आप इसको कह सकते हैं, 2018 में मुस्लिम लीग नून, 2021 में मुस्लिम लीग नून के ऊपर आजमाई जा चुकी है। सेनेट का इलेक्शन था, और ड्यूरिंग इलेक्शन उनके जो नॉमिनेशंस थी, इंतखाबी निशान जो थे वो विड्रॉ कर लिए गए थे, जैसे दूसरी कैमरा ढूंढिया सी, जिसमें हमने कैमरा ढूंढा था। बिल्कुल, मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। तो आज भी अगर आप सेनेट की वेबसाइट पे जाएं तो ये तमाम लोग मुस्लिम लीग नून के जो उस वक्त इलेक्ट हुए थे, बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट हुए थे, चाहे मुसद्दिक मलिक साहब हों, इरफान सिद्दीकी साहब हों, दीगर लोग। तो ये 2021 में मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये फार्मूला आजमाया जा चुका है, और लग ये रहा है कि शायद ये फार्मूला इस दफ़ा पीटीआई पे भी आजमाया जाए। हु इज गोइंग टू मेक इट? ठीक है, एक अलायंस को साथ मिला के गवर्नमेंट बनेगी, बट इन योर ओपिनियन एज अ पॉलिटिशियन, हु डू यू सी सिटिंग इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? कोशिश तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए की जा रही है। उसको अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल हुआ है। पब्लिक रिस्पांस नहीं दे रही, पब्लिक के अंदर कोई पजीराई नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ये भी हो सकता है कि एक हौच पौच किस्म की पार्लियामेंट हो। उसके पहले हुकूमत साजी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मुख्तलिफ जमातों को राज़ी करना, कोalitions बनाना, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगी। वो इतना आसानी से ये चीज़ें शायद नहीं हो पाएंगी जितनी आसानी से लोग और फैसला साज समझ रहे हैं कि हो जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हुकूमत बना ले उसकी कॉन्टीन्यूटी, या वो कितने अरसे तक वो हुकूमत कायम रहेगी, और जो भी हुकूमत कायम रहती है वो कितना अरसा चल सकेगी आपकी नज़र में? पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। उसी से हमारी जो माशी रिकवरी है उससे जुड़ी है। हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो भी उससे जुड़ी है कि आप सवात ऑपरेशन आपके सामने है, अवामी ताईद साथ होगी, अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आपकी पुश्त पर खड़ी होगी, तो हमारी अफवाज जो है वो बड़ी आसानी से इन दहशतगर्द तंजीमों का, दहशतगर्दों का कला कमा कर सकेंगी। तो ये सारा कुछ जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से। वो इस सूरत में आना मुश्किल है कि जिसमें इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हो जाए। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और फिर 5 साल की हुकूमत। और फ्रैंकली पाकिस्तान को इस वक्त
कम अज कम 10 साल की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ताकि पाकिस्तान वापस ट्रैक पे आ सके। लेकिन इसकी कितने अरसे तक हुकूमत चल सकेगी? अब देखिए ना, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, अगर इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होंगे, तो फिर जो हुकूमत आएगी वो लंबा अरसा तो शायद ना चल पाए। सो इमरान खान साहब की भी हुकूमत नहीं चल पाई ना। वो इसलिए नहीं चल पाई कि आरटीएस आपने फेल किया, जमातों ने माना नहीं, वो सड़कों पर निकल आई, एहतजाज शुरू हो गए, मौलाना साहब ने अपने मार्चेस शुरू कर दिए, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी अपनी उसमें लग गई, और इवेंचुअली इमरान खान साहब जो थे उनसे फिर नहीं वो हुकूमत चला सके। तो अगर आप ये आने वाला इलेक्शन भी इसी तरह का कराएंगे, तो फिर जो बाकी जमातें जो जिनको हिस्सा नहीं मिलेगा, जो समझेंगे कि ज्यादती हो गई है, वो कैसे इस निज़ाम को चलने देंगे? ये जो फार्मूला जो अभी आजकल ये ख़ास तौर पे रात को ड्राइंग रूम्स में चलता है और उसमें कहा जाता है कि जी 2.5 साल जनाब नून लीग कर ले हुकूमत, 2.5 साल पीपल्स पार्टी कर ले, ये इसमें कितनी सदाकत है? ये अभी मेरे ख्याल से सारी बहुत प्री मेच्योर गुफ्तगू है। खुदा खैर करे, इलेक्शंस खैर खैरियत से हो जाए, नंबर एक, इलेक्शंस के अंदर कंट्रोवर्सी कोई बड़ी जनरेट ना हो, तो फिर ये बाकी बात की बातें हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, ये इतनी जो लंबी लंबी तैयारियां करके बैठे हुए हैं, यही इमरान खान साहब भी तैयारियां करके बैठे हुए थे। उनका भी 10 साल का प्रोग्राम था कि फिर फलाना आर्मी चीफ आएगा, और फिर उसके बाद हमें बड़ा ऐसी गुफ्तगू करके हमें पुश बैक दिया जाता था कि क्या बातें कर रहे हो, अभी तुम देखना आगे होता क्या है। तो ये बनते जाते हैं प्रोग्राम। मियां नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन बनने जा रहे थे, फिर खुदा की करनी क्या हुई। तो ये इतनी लंबी प्लानिंग वैसे ही पाकिस्तान में नहीं चलती, यहाँ पे तो डे टू डे और मंथ टू मंथ काम चल रहा होता है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सब चीज़ों से जुड़ी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो SIFC जो है दैट इज़ अ गुड इनिशिएटिव, और उसको फिर मेच्योर होने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर हुकूमत जो है थोड़ी सी रॉकी सिचुएशन में आए, जो भी आए। बॉस देखें, इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो किसी का दिमाग ख़राब है कि उस मुल्क में जहाँ पर सियासी बेयकीनी हो, गैर इस्तेकाम हो, वहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। आई मीन आप करेंगे किसी ऐसे मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट? साढ़े तो वैसे ही इकॉनमी ख़राब है। तो हमारा तो ये तो बुनियादी चीज़ है। बिलाशुबा आपने SIFC नेक नीति से शुरू की हो, लेकिन अभी तक $1 भी पाकिस्तान तो नहीं आ सका। क्या आया है? नहीं, देयर आर सो MOUs होते हैं। आई अंडरस्टैंड। आई मीन कोई एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने मौजूद है, कोई आपके सामने कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिसके नतीजे में डॉलर्स पाकिस्तान आए हैं। सब इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि इलेक्शंस हो जाए, हुकूमत आ जाए, फिर उससे बात करेंगे। डू यू सी दिस केयर टेकर सेटअप बीइंग स्ट्रेच्ड? मेरा नहीं ख्याल। नहीं। इसको स्ट्रेच करने की कोई भी अगर ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन कोई आईनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, और मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट इस पोजीशन में है कि वो इस तरह की किसी चीज़ को अपनी कोई स्टैंप दे। तो अगर इलेक्शन जो एक और थॉट जो चल रही है, जैसे कि फेडरेशन में अगर जाता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पे जाके उसको फेडरेशन के लोग, बिजनेस टाइकून्स जो हैं, वो कहते हैं जी कि 2 साल तक कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसी सेटअप की। डू यू एग्री विद दैट? ये इस तरह के जो बिजनेस टाइकून्स जो इस तरह की बातें करते हैं, ये आपको हर दौर में मिल जाते हैं। हर केयर टेकर दौर के अंदर ये छाती फुला के तो सामने आ जाते हैं। हर आर्मी चीफ के सामने ये एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं, उसको एक ही तरह का रास्ता बताते हैं कि अगर मेशर ठीक करनी है तो जनाब ये चीज़ें कर लें। ये इनके पेट जुमले हैं। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिलायंस करना, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो उसका ताल्लुक मीडिया से हो, तो ज़रा होशियार रह के ही करना चाहिए। उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो है वो हमारी एक नफ्सिया, हमारी एक ये कौमी आदत है खुशामद करना, और खुशामद में ज़मीन व आसमान मिलाना कि जनाब ये तो बड़ा ठीक जा रहा है, आप ही रहें, क्या ज़रूरत है इलेक्शंस कराने की। इससे पहले हम पाकिस्तान इन्हीं चीज़ों की वजह से एशिया के कॉन्टिनेंट की दौड़ से बाहर हुआ, फिर हम अपनी रीजन की दौड़ से बाहर हुए। इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, कहाँ खड़े, आज पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है। आपका मुवाजना अफगानिस्तान से किया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अब हमें पीछे हटना पड़ेगा, लोगों की राय को अहमियत देनी पड़ेगी, पाकिस्तान को ट्रैक पर डालना पड़ेगा, और उसका वाहिद तरीका सिर्फ ये है कि आप इलेक्शंस वक्त पर कराएं, इलेक्शंस की कंटिन्यूटी चलती रहे। ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका? आप लोगों को टाइम पूरा करने दें, वो अपना वक्त पूरा करें, फिर वापस जाए लोगों के पास। हमें वो वक्त याद है कि जिस वक्त इमरान खान साहब का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। महज नून लीग के टिकटों के वादे पे हमने यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन के अंदर वोट ले लिए। तो ये
लोगों को आप फैसला करने दें, हुकूमत पूरी करने दें, लोग उनका खुद ठीक हिसाब किताब कर लेंगे। चले, फेयर इनफ जी, देयर इज लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड और थॉट, तो लेट्स सी, अल्लाह ही खैर कीपिंग करे। आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन। थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत टॉकिंग टू मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।